दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हकीकत होती है। और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सहन दौड़ जाएगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप असली हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि चुपके चुपके डर पर हर कहानी आपको डर के एक नए आलम में ले जाती है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरीज और सुनना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भयानक कहानी। बेटा, ये बात आज की नहीं 1979 की है। बुजुर्ग की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। रात थी और काला अंधेरा। सड़क कच्ची और ऊपर खजूर वाले पेड़ तिरछे झुककर खड़े थे। हमारे गांव कोरसी से आगे वो जो खाली पगडंडी जाती है भदरी तालाब की तरफ ना, उसी रास्ते पर हया देखे जाने की चर्चा उस समय पूरे इलाके में चल रही थी। लोग कहते थे ये इंसान की परछाई जैसा दिखता है, पर ये इंसान नहीं होता। इंसान की चाल एक जैसी नहीं रहती, कभी धीमी कभी तेज, सांस ऊपर नीचे होती है। पर हया की चाल एकदम एक गति जैसे किसी ने अदृश्य धागे से खींचकर आगे खिसका रहा हो। उस रात मैं अकेला था, साइकिल बिना लाइट के, सिर्फ चांद की थोड़ी सी रोशनी। और जैसे ही मैं भथरी तालाब के मोड़ पर पहुंचा, मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी पर एकदम लगातार। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं चला, आवाज फिर उसी रफ्तार में मेरे पीछे चली। और अचानक मेरी परछाई के ठीक बगल में एक दूसरी परछाई दिखाई दी। लेकिन ध्यान से देखो, मेरी परछाई के पैर थे, उसके पैर नहीं थे। उस परछाई का निचला हिस्सा घुंघराले धुएं जैसा झिलमिलाता था और वो मेरे बराबर चल रही थी। मैंने अपनी साइकिल की पकड़ कस ली। दिल की धड़कन गले तक आने लगी। परछाई बराबर ही चल रही थी, ना आगे ना पीछे, एकदम सटी हुई। उस रात हवा में नमी बहुत थी, फिर भी उस परछाई के आसपास मिट्टी जरा भी नहीं उड़ रही थी, जैसे वो धरती को छू ही नहीं रही थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से गर्दन बाईं ओर घुमाई। परछाई वही थी, पर उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। ऊपर का सिर वाला हिस्सा कुछ धुंधला था, जैसे जलती राख का भस्म हवा में उड़ रहा हो। मैं उस समय 22 वर्ष का था। डर की वजह से आंखें खुद ब खुद पतली हो गई थी, सांस भी धड़कते हुए नाक से निकल रही थी। और तभी उस परछाई ने अचानक अपना सीना मेरी ओर मोड़ दिया। पर उसके कंधे, सिर, पैर कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ ऊपर का हिस्सा मेरी ओर घुमा, जैसे वो मेरा चेहरा देखना चाह रहा हो। उस घुमाव में कोई आवाज नहीं हुई, कोई हलचल नहीं, केवल मौन। मुझे लगा मेरी पीठ गीली हो गई है, घुटनों में ताकत समाप्त होने लगी। मैंने डर के मारे साइकिल एकदम जोर से आगे धकेली। उस मोड़ पर भथरी तालाब बाईं ओर गिरता था। रास्ता बहुत संकरा था और जैसे ही मैंने पैडल तेजी से दबाए, वो परछाई थोड़ी दूरी बनाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं एकदम जड़ हो गया। उसका आकार इंसान जैसा था, पर उसके सीने की जगह खाली अंधेरा था। कोई आंख, कोई चेहरा, कुछ नहीं, सिर्फ काली चमक। मैंने उस पल पहली बार समझा, लोग क्यों कहते थे हया को पहचान लो तो जान बच सकती है, मगर हया तुम्हें पहचान ले तो जान बचना मुश्किल है। मैंने डर में साइकिल गिरा दी और पीछे हटते हुए मिट्टी पर बैठ गया। उसकी परछाई धीरे धीरे मेरी ओर सरकने लगी, इस बार पहले से तेज। और जैसे ही वो मुझसे केवल 2 हाथ की दूरी पर थी, तालाब की तरफ से एक जोर का छींटे जैसा पानी उछला, पर वहां कोई पानी हिलता दिखाई नहीं दिया। उसी समय वो काली आकृति अचानक रुक गई और जैसे खींचकर वापस अंधेरे में चली गई। मैं चिल्ला भी नहीं पाया, गला सूख गया था, मेरी जांघें कांप रही थी और मैं आधी रात को मिट्टी में बैठे बस हाफता रह गया। मैं कुछ देर मिट्टी पर ही बैठा रहा, सांस सीने में अटकटक कर चल रही थी। तालाब की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण थम गया हो। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर मैं उठ खड़ा हुआ।
साइकिल को सहारा देकर ऊपर उठाया, हैंडल सीधा किया और बिना पीछे देखे तेज चल पड़ा। उस रात घर पहुंचने तक मेरी आंखें जरा भी नहीं झपकी, मुंह से बोल भी नहीं निकल रहा था। मेरी मां ने पूछा, इतनी रात कैसे हो गई? मैं बस हाँ में गर्दन हिलाता रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस रात मैं सो तो गया, पर पहली बार महसूस हुआ कि नींद और मौत का एहसास कभी कभी एक जैसा लगता है। बेजोर चुप दबा हुआ। अगली सुबह गांव में माहौल बदला हुआ था। लोग चौपाल में इकट्ठे थे। मेरे चाचा कह रहे थे, सुने क्या, कल रात महवा बाड़ी के तराहे पर फिर हया दिखा है। मैं ठिठक गया, सांस अंदर अटक गई। मुझे लगा शायद मेरी ही बात सुनकर सब चर्चा कर रहे हैं, पर उन्होंने नाम किसी और का लिया। रामू बनिया ने बताया, एक धोबी लड़का रात को दूसरे गांव से लौट रहा था। तराहे पर अचानक जैसे किसी ने उसका नाम बुदबुदाकर पुकारा। उसने मुड़कर देखा, पर कोई था ही नहीं। कुछ पल बाद उसे लगा कोई सर से ठीक ऊपर उसके सिर के पीछे खड़ा है। धोबी लड़का बोलते बोलते बेहोश पड़ गया। सुबह लोग उसे बेहोशी की हालत में बरगद के नीचे मिले। उसके उठने पर उसने बस इतना कहा, वो आदमी नहीं था, कांधे नहीं थे, सिर्फ काला साया था। ये सुनते ही मेरी आदतें जैसे सिकुड़ गई। मेरी रीढ़ में इतनी तेज सिहरन दौड़ी कि सांप की रेखा जैसा एहसास हुआ। मुझे समझ आ गया, ये कोई एक आदमी का भ्रम नहीं, ये कई लोगों का सामना हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, जिस दिशा में वो साया पहली बार देखा गया था, उसकी दिशा भथरी तालाब से मिलती थी। उस रात के बाद से गांव में एक अजीब सी चुप्पी बस गई थी। कोई उधर वाले कच्चे रास्ते की तरफ अकेले जाने की बात भी नहीं करता था। दोपहर में भी तालाब का नाम लोग धीरे बोलते, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी, हया सिर्फ रात में नहीं, भोर के पहले की काली बेला में भी दिखने लगा था। मैं उन दिनों बैलों को सुबह बहुत जल्दी खेत ले जाता था, इसलिए मुझे रोज गांव की सीमा के बाहर जाना पड़ता था। मां ने एक रात साफ साफ कहा, कल से तू अंधेरे में खेत मत जाना, सूरज चढ़ने के बाद ही जाना। पर खेत बैल काम सब मेरी जिम्मेदारी था। मर्द की जीत गांव की लय, जिसमें हम पले। अगली सुबह मैं फिर निकला, मगर इस बार मन में एक बोझ के साथ। उस सुबह धुंध ज्यादा थी, आसमान का रंग अंधेरे और सफेदी के बीच अटका हुआ था। मुर्गे की पहली बांग तो सुनाई दे गई थी, पर गांव की गली अभी सोई सी थी। मैं चलते चलते उस खेत वाली पगडंडी के बीच पहुंचा ही था कि अचानक हवा में ढोल की धीमी थाप जैसा कुछ सुनाई दिया। ढोल पर जैसे बहुत गहरी मिट्टी के नीचे से बज रहा हो। एक ही लय में सीधी चाल जैसे कोई जुलूस धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा हो। मेरी गर्दन अपने आप पीछे घूम गई और वहां धुंध को चीरते हुए वही काला साया खड़ा था। इस बार उसकी ऊंचाई पहले से ज्यादा थी। सीने का हिस्सा खाली, एकदम काला, धुंधला, पर भीतर जैसे लाल अंगारे की हल्की चमक सुलग रही हो। मैं बुद्ध बनकर उसे घूरता रहा। मेरे पैर जमीन से चिपक गए, सांस रुक रुक कर सीने में फंस गई, और तभी उस साए ने पहली बार धीरे से गर्दन झुकाई, जैसे किसी को स्वीकार कर रहा हो। और फिर उसने सीधे मेरी ही तरफ चलना शुरू कर दिया। ना तेज ना धीमा, उसकी चाल एकदम सीधी, पुरानी पतंग की डोरी जैसी खींची हुई। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरा शरीर जवाब दे गया। आंखों के सामने अंधेरा और धुआं घुलने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर केवल मन में नहीं, हड्डियों में भी बस सकता है। उस काले साए की चाल सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर पैरों में जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। मेरी सांस घुटने लगी, गला सूख कर कांटों जैसा हो गया। मैंने मन में केवल एक शब्द बोला, जय हनुमान। और जैसे ही अंदर से वो शब्द उभरा, उस काले साए की चाल अचानक रुक गई। ना हवा चली, ना कोई आवाज हुई, बस एक सन्नाटा फैला। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन भी तेज सुनाई दे। उसी क्षण दूर से गांव के किसी घर की दालान में तीसरी भोर की आरती शुरू हुई। घंटी की आवाज धीमी पर बढ़ती हुई।
आरती की ध्वनि उस धुंधले अंधेरे में फैलते ही साया धीरे धीरे पीछे सरकने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। उसकी काली देह में वो लाल अंगारे जैसा हल्का झिलमिल फिर दिखा। फिर वो गुड़ की तरह हवा में पिघलकर धुंध में गुम हो गया। मैं वही रास्ते पर धम से बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। गला कांपे जा रहा था। मैंने अपने हाथ मुंह पर मिट्टी मल ली, जैसे कोई झूठी सुरक्षा की परत लगा रहा हूं। उस दिन खेत नहीं गया, सीधे घर लौटा। दरवाजे के भीतर घुसते ही मां ने मेरे कांपते हाथ देख लिए। उसने कुछ नहीं पूछा, बस तेल लाकर दे दिया और बोली, सिर हथेलियों और छाती पर मल, मिट्टी की हवा लगी है। मैंने बिना विरोध किए सब किया, पर तब भी शरीर अंदर से कांपता रहा। उसी दोपहर मेरे चाचा ने बुलाया। उन्होंने कहा, तेरे जैसा हाल 3 और लोग बता चुके हैं। लगता है हया किसी को चुनकर पीछा कर रहा है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। मैंने पूछने की ताकत भी नहीं बची थी। मेरे चाचा ने धीमे स्वर में कहा, अगर किसी साय ने तुझे देख लिया तो तू उसे भूल सकता है, पर वो तुझे भूलता नहीं। उस समय तक मुझे केवल डर था, पर उस वाक्य के बाद मुझे समझ आया, ये अब सामान्य घटना नहीं, ये अब मेरे पीछे लगा हुआ था। और किसी भी गांव में जब साया किसी एक के पीछे लग जाए तो उसकी कहानी अभी शुरू होती है या खत्म। उस रात मुझे नींद नहीं आई। छत की लकड़ियों पर टंगी काली छाया है, शक्ल बदल बदल कर दिखने लगी। मैंने करवट बदली तो लगा कोई दरी के ठीक नीचे बैठा हो। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। गला सूख कर रुई जैसा हो गया। सुबह होते ही मैं अपने गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग बंसेराम दादा के पास गया। उनके बारे में लोग कहते थे कि वो ऐसे मामलों में आंखों की चमक देखकर ही समझ जाते हैं क्या आदमी के पीछे क्या लगा है। उन्होंने मुझे पल भर देखा और बिना मेरे कुछ कहे बोले, दिख गया है तुझे, है ना? तेरी आंखें थकी नहीं, डरी हुई है। इतना सुनते ही मेरी टांगों में फिर डर उतर आया। मैंने हाँ में सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने घर की दीवार की तरफ देखते हुए कहा, हया हर किसी को नजर नहीं आता, जिसको दिखता है वो उसकी पहुंच में आता है। मैंने डरते डरते पूछा, दादा ये मेरे पीछे क्यों लगा? दादा ने धीरे से एक बात कही जिसने मेरे दिमाग में जैसे आग लगा दी। कभी कभी साया किसी एक को चुनकर उसका रास्ता पकड़ लेता है। इतना कहकर वो खांसने लगे और फिर धीमे स्वर में बोले, तेरे साथ एक गलत क्षण हुआ है बेटा। तू भथरी तालाब के मोड़ पर उसके बिल्कुल बराबर चला था। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मुझे याद आया, हाँ पहली रात वही हुआ था। साया बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा था। दादा उठे, चूल्हे पास रखे, एक पुराने पीले डिब्बे में से कुछ काले जैसे धूल जैसे दाने निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। बोले, आज रात सोने से पहले इसे धूप में जलाकर अपने सिर की ऊपरी हवा में गुजारना। ये दाने पीठ को साया का असर पकड़ने नहीं देते। मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने आखिर में सिर्फ एक बात और कही, पर ध्यान, अगर आज रात भी वो तेरे पास आया तो ये दाने भी रोक नहीं पाएंगे। उनकी आंखें उस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे वो मेरी आने वाली रात पहले से देख चुके हो। उस शाम मैं घर लौटा तो साज की रोशनी मटमैली हो चुकी थी। मां चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और घर की बकरियां कोठे के पास बंधी थी। मैं बाहर की चौकी पर बैठा और बंसेराम दादा के दिए काले दानों को 2 बार हथेली में पलट पलट कर देखता रहा। उन्हें देखते समय अंदर से एक अजीब सा भरोसा भी हो रहा था और उतना ही गहरा डर भी रात होने लगी। पूरे गांव में चूल्हों की लकड़ियां चटकने की आवाज आती रही। दूर कहीं कुत्ते भौंके। फिर अचानक हवा इतनी शांत हो गई कि जैसे रात अपनी सांस रोककर खड़ी हो। मैंने दाने धूप में जलाए और धुआं अपने सिर की तरफ लिया। सूंघते ही नाक में कुछ तीखा सा चढ़ गया, आंखों में पानी आया। फिर मैं अपनी बिछावन पर लेट गया। कमरा अंधेरे से भरा था। खिड़की पर टंगा पुराना पर्दा धीरे धीरे हिलता था। कुछ देर बाद कुत्ते अचानक एक साथ भौंकने लगे। पहले एक, फिर
कई जैसे कोई परछाई गांव की हद में दाखिल हुई हो। मैंने करवट ली, दिल फिर से भारी होने लगा और तभी कमरे की छत से हल्की सी सरकने की आवाज आई, जैसे कोई टीन पर पांव घसीटकर चढ़ रहा हो। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। छत की कड़ियों से धुंधली काली परछाई नीचे उतरने लगी। पहले एक लंबी रेखा, फिर कंधे जैसी आकृति, फिर खाली सीने वाला धुंधला साया। मेरी सांस ठहर गई। वो बस 2 हाथ की दूरी पर था। ना कोई चेहरा, ना कोई स्वर, सिर्फ एक ठंडी दृष्टि जो हवा से नहीं, सीधा दिल से गुजरती थी। मैं दहशत में दादी का सिखाया मंत्र मन ही मन दोहराने लगा, मगर आवाज गले से बाहर नहीं निकली। साया मेरी ओर झुकने लगा। ऐसा लगा जैसे वो मेरी शरीर की गर्मी खींच रहा हो। मेरी उंगलियां जमने लगी। रीढ़ में ठायर जैसी ठंड उतर गई। तभी मां के कमरे की चरखी खुले खिड़की से आरती की घंटी की तनकार फिर सुनाई दी और उस एक झनकार में साया पीछे की ओर हटा, धुंध में गलता हुआ, अंधेरे में बिखर गया। मैं जोर से हांफने लगा। बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सीने से पसीना झरझर बह रहा था। सुबह होने तक मैं जागता रहा। नींद की एक बूंद नहीं आई और उस रात मैंने ये समझ लिया, हया अब सिर्फ रास्तों पर नहीं। अगली सुबह सूरज निकला पर मेरे मन में रात जैसा ही अंधेरा बैठा था। मैं बंसेराम दादा के घर भागा। उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए कि वो अब मेरे पीछे पूरी तरह लग चुका है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब वो तुझसे छूटकर कहीं और नहीं जाएगा। अंत करनाई एक ही जगह पर पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी झोपड़ी की पायलें हटाकर मिट्टी में से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला। उसके भीतर एक पुरानी तेल लगी सी लाल धागे की चूर थी। उन्होंने वो धागा मेरे दाहिने हाथ में बांधा और बोले, आज रात इसी गांव की सीमा पर जहां 2 नाले मिलते हैं, वहां जाके इस धातु की चूर को ठीक आधी रात को पानी में डुबाना और पीछे मुड़ के ना देखना। जो भी आवाज आए, कुछ भी दिखे, बस मुड़ना मत। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई पर और कोई रास्ता नहीं था। आधी रात जैसे ही लगी, मैं चुपचाप गांव की हद की ओर चल पड़ा। आसमान में चांद बादलों से ढका था। कहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। आगे जाकर दोनों नाले मिले और वहां हवा बिल्कुल सुनी थी। मैंने डिब्बा खोला, धातु की चूड़ निकाली और घुटनों तक पानी में उतर गया। जैसे ही पानी में हाथ डुबाने लगा, पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तू सोचता है तू बच जाएगा। मेरे कान जम गए। दिल सांस से भी तेज धड़कने लगा। पहली बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी थी। मैं कांपता धागा पानी में डुबोने लगा और तभी पीछे से कदमों की भारी आवाज कीचड़ पर चक 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 के साथ बढ़ने लगी। मेरी आंखें भर आई, पर मैंने सिर नहीं घुमाया। अचानक वो आवाज मेरे बहुत बहुत पास आ गई। बस कान के पीछे जा नहीं पाएगा। मेरे पैरों के आसपास पानी उबलने जैसा गर्म हो गया। जमीन फिसलने लगी। रीढ़ में बर्फ तक उतर गई, पर मैं मुड़ा नहीं। मैंने चूर को आखिरी बार पानी में पूरा डुबो दिया और जैसे ही 3 गिनती पूरी हुई, दूर कहीं से कुत्तों की एक जोरदार हुवार उठी, जैसे किसी को फाड़ने की कोशिश कर रहे हो, और उसी क्षण जैसे कोई चीज फट गई हो। एक तेज चिल्लाहट ने पूरा नाला हिला दिया। वो आवाज चीख नहीं थी, वो किसी अधूरी मौत की आखिरी गुर्राहट थी। हवा अचानक वापस आम हो गई। ठंड गायब, आवाजें खत्म। मैं पानी से बाहर निकला, धीरे धीरे घर आया और उस रात के बाद से वो साया कभी मुझे नहीं दिखा। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे गांव के पुराने मकानों पर पड़ रही थी। करीब 10 साल बाद अमित वापस आ गया था अपने पैतृक गांव में। शहर की भागदौड़ में घिरे अमित को यहाँ की हवा में कुछ अलौकिक सी शांति महसूस हुई, लेकिन गांव के लोग उसे कुछ छुपाए हुए थे। उन्होंने बहुत कम कहा, बस ये बताया कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे शापित माना जाता है। अमित को कहानी सुनने में दिलचस्पी हुई। कहा जाता था कि उस हवेली में 20 से 25 साल पहले एक पूरा परिवार रह रहा था, जो अचानक ही अजीब तरीके से गायब हो गया।
तब से हवेली सुनसान थी, लेकिन गांव वाले कहानी सुनाते रहते थे कि वहां रात को किसी की साया घूमती है, फुसफुसाहटें सुनाई देती है। बहादुर भी उस हवेली के करीब नहीं जाते। अमित के मन में जिज्ञासा की आग जलने लगी। लेखक होने के नाते वो इस लोकथा से जुड़े सच का पता लगाना चाहता था। एक शाम जब चांदनी रात थी, वो अकेले उस हवेली की ओर गया। हवेली पुरानी, टूट फूट चुकी, दीवारों पर काले धब्बे और टूटी खिड़कियां उसे और भी भयानक बना रही थी। जैसे ही अमित दरवाजे के पास पहुंचा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छू गया। अंदर से अचानक किसी ने फुसफुसाते हुए आवाज दी जैसे आ गया। अमित की सांसें तेज हो गई। उसने दिल को मजबूत करते हुए दरवाजा धीरे धीरे खोला और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें एक परिवार के सदस्य मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अनजाना सा डर बाकी था, मानो कोई छुपा हुआ राज हो। अमित ने फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज उठाए और पाया कि वे किसी लंबी तकलीफ भरी कहानी के दस्तावेज थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली में कुछ अजीब होने लगा। अचानक से दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, परछाया दीवारों पर नाचने लगी और अमित महसूस करने लगा कि ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि जिंदा है और उसे घेर रही है। अमित की सांसें भारी हो चली थी। हवेली के भीतर जो फुसफुसाहटें हो रही थी, वे अब सिर्फ बाहरी आवाजें नहीं थी, बल्कि कुछ अंदरूनी उसकी अपनी सोच की परतें थी। उससे सपनों और हकीकत के बीच का फर्क मिटने लगा था। रात में वो अक्सर ऐसे सपने देखने लगा था जिसमें एक परिवार की तस्वीरें धुंधली हो रही थी और जुड़ते जुड़ते एक दर्दनाक कहानी कह रही थी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अमित ने हवेली के पुराने दस्तावेजों की तह में उतरना शुरू किया। दस्तावेजों में उसे एक प्राचीन पन्ना मिला जिस पर एक पुरानी लोकथा लिखी थी। कहानी थी एक परिवार की जिनका मकान उसी जगह था, लेकिन एक श्राप ने उन्हें जकड़ लिया। कहा जाता था कि उस परिवार का मुखिया गांव के एक शक्तिशाली साधु से टकरा गया था, जिसने बदले में उन पर श्राप दे दिया। उस श्राप के चलते परिवार के सदस्य धीरे धीरे भटक गए। उनकी खुद की यादें उनसे छीन गई और अंत में वे सभी गुम हो गए। रात के सन्नाटे में अमित की कल्पना ने उस कहानी को जीवंत कर दिया था। उसे वो परिवार गांव के गलियारों में घूमता दिखने लगा। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे, फटे हुए कपड़े और खाली आंखों वाली परछाइयां वो महसूस कर सकता था कि ये साए उसकी मानसिक हालत को चुनौती दे रहे थे। वही भगदड़ मचाने वाली आवाजें और हवेली की संभ्रांत दीवारों पर लिखी हुई एक पुरानी भाषा के संकेत उसे रास्ता दिखा रहे थे कि असली रहस्य कहीं और छुपा है। अमित के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए थे। वो जानता था कि ये हवेली केवल पुराने मकान का मामला नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य के बीच खड़ा सच है। और उस रात जब वो सोया, उसकी नींद में भी हवेली के मरे हुए सदस्यों की कानाफूसी गूंज रही थी, जो उसे संकेत दे रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमित ने जैसे जैसे हवेली में वक्त बिताया, बाहरी घटनाएं तेज होती गई। एक शाम हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां अचानक करहाने लगी, मानो कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। अमित की नजरें भयभीत होकर दरवाजों और खिड़कियों की ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी। कभी कोई फुसफुसाता, कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक रात जब अमित सो नहीं पा रहा था, उसे कहीं से किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई साया दीवार से उतरकर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। उसने अपने फोन की रोशनी जलाई, लेकिन अंधेरा गहरा ही गया। हवेली में घुमावदार गलियारों की हर परछाई प्रेत जैसा डर पैदा कर रही थी। गांव के कुछ बुजुर्ग, जिन्हें अमित ने साहस दिखाया तो वहां जाकर देखा, चेतावनी देने लगे कि वो तुरंत हवेली छोड़ दें। उन्होंने कहा ये जगह शापित है, जो एक बार गिरा वो वापस नहीं उठा। अमित को ये सब सुनकर मजबूती मिली कि वो अपनी हिम्मत बनाए रखें।
लेकिन शनिवार की उस रात हवेली में अचानक एक झटका सा लगा। दीवारों से रक्त के धब्बे उभारने लगे और चारों ओर ठंडी हवा चली। हवा में फिर से वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने आकर हमारे खून का बदला लेने की ठानी है। अमित ने महसूस किया कि ये सब केवल मानसिक डर नहीं, बल्कि हवेली का जीवित सहारा है जो उसकी हर कमजोरी को भेद रहा है। अब उसे न केवल अपनी हिम्मत साबित करनी थी, बल्कि उस श्राप का सामना भी करना था। अमित तब पूरी तरह से हवेली के श्राप में फंस चुका था। उसकी हर सांस पर उस पुराने परिवार के दर्द और गुस्से का दबाव था। हवेली के अंधेरे कमरे उसकी देह पर भारी पड़ रहे थे और उसकी सोच बिखरने लगी थी। अब वो केवल छाया नहीं, बल्कि एक जिंदा आतंक के साथ जूझ रहा था। हवेली के पुराने दस्तावेजों के जरिए उसे ऐसा पता चला कि श्राप हटाने का एक तरीका है। परिवार के मुखिया की आत्मा को मुक्त करना ही इस काला जादू का अंत कर सकता है। लेकिन इसके लिए अमित को उस परिवार के द्रव्यों जैसे पुरानी अंगूठी, फूटा हुआ सुपरहिंट और पवित्र जल को हवेली के मुख्य कमरे में रखकर एक विशेष अनुष्ठान पूरा करना होगा। घर की दीवारों पर खेलती परछाइयां, अचानक बढ़ती ठंडक और फुसफुसाने वाली आवाजें अमित को बार बार रोकना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी हिम्मत समेटी और उस रात अनुष्ठान शुरू किया। हवेली पूरी तरह से कांप रही थी, मानो किसी प्रेत ने अंतिम सांस ली हो। तभी दरवाजे जोर जोर से बंद हो गए और एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे घर में सेंध लगाई, अब भुगतना पड़ेगा। अमित ने अपने पूरे साहस के साथ अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किए, हवेली के अंदर एक गजब की सुनामी चली। दीवारों की रौनक लौट आई, ठंडी हवा मंद पड़ गई और वो भयानक फुसफुसाहटें जैसे खत्म हो गई। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत लगने लगा। लेकिन तभी हवेली के भीतर एक पुरानी तस्वीर अपने आप गिर पड़ी। उस तस्वीर में वो परिवार मुस्कुरा रहा था, पर अब अमित को साफ दिखा कि उनमें से एक की आंखें डरावनी लाल चमक रही हैं। अचानक आवाज आई, तुमने मेरा रहस्य खोल दिया, लेकिन क्या तुम बच पाओगे? अमित ने महसूस किया कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो परिवार या उनकी आत्माएं हवेली से बाहर नहीं गई, बल्कि अब वे उस मकान के साथ ही कहीं गहरे बंद गए हैं। हवेली की सीमाएं कमजोर हो गई हैं और जो भी वहां जाएगा वो भी उनकी कहानी का हिस्सा बन सकता है। अमित ने हवेली छोड़ी, लेकिन उसके मन में हमेशा ये खौफ रहा कि वो कहीं उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो जानता था कि कुछ रहस्यों को छुपा ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर करना। अब सुनते हैं अगली कहानी। दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई हैं और 4 दोस्त अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं। आदित्य, विक्रम, समीर और रोहित चारों अलग अलग थे, पर इस एक चीज में एक जैसे थे। सब घर के लिए बेताब थे। अरे आदित्य, देखा, हमें एसी मिल गया। यार, छुट्टियों की शुरुआत तो तूने ही सही की। पहले तो डर रहा था कि स्लीपर ही मिलेगा और भीड़ भी होगी। विक्रम कह रहा था, अपने बैग को सीट के ऊपर रख रहा था। हाँ यार, लेकिन एक समस्या है। आदित्य ने टिकट फिर से देखा। डब्बा नंबर S13 रात 11 बजे की ट्रेन और हमारे सीट्स इसी डब्बे में हैं। समीर, जो अभी तक किसी तरफ देख रहा था, अचानक सतर्क हो गया। S13 यार, 13 नंबर तो बुरा माना जाता है ना। अरे ये हिंदी फिल्मों में आता है बस, असली जिंदगी में कुछ नहीं होता। रोहित ने हंसते हुए कहा। रोहित सबसे समझदारी वाला था। नहीं यार, समीर सही कह रहा है। विक्रम एक सिग्नेचर मूव करता है, अपनी भौहें उठाकर डरावना चेहरा बनाता है। तेरा तो मतलब छलावा, भूत सब कुछ। कहते हैं ना कि अरे बस करो। आदित्य ने विक्रम को रोका। चल चल, प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, डब्बा देखते हैं। दोनों को लेकर चारों प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं। स्टेशन पर भीड़ है, परिवार, सैलानी, यात्री, हर जगह हलचल है। लोग अपने टिकट देख रहे हैं, अपने सामान को ठीक कर रहे हैं। तभी एक आवाज सुनाई दी, बेटा बेटा। चारों मुड़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। उसके कपड़े फटे हुए थे,
चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें घबराई हुई थी। वो भिखारी लग रहा था। क्या है, क्या चाहिए? आदित्य पूछता है। बेटा, तुम किस डब्बे में जा रहे हो? बूढ़े ने पूछा और उसकी आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता थी। ऐस तरह में रोहित ने उत्तर दिया। क्यों? बूढ़े की आंखें बड़ी हो गई। वो घबरा गया। नहीं 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 बेटा, इस डब्बे में मत जाओ, कृपया, ये विनती है। क्या हुआ? क्यों? समीर पूछता है। ये डब्बा ये भाग्यवान नहीं है। जो कोई भी इसमें बैठता है कुछ गलत हो जाता है। कुछ लोग तो वापस भी नहीं आते। बूढ़े की आवाज में डर था। विक्रम हंसता है। बाबा, तुम बहुत सिनेमा देखते हो क्या? ये तो सिर्फ एक ट्रेन है। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मेरे पड़ोसी का बेटा इसी डब्बे में गया था। 3 महीने पहले वो कभी घर नहीं लौटा। पुलिस ने ट्रेन की जांच की पर कुछ नहीं मिला, बस गायब हो गया। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। समीर थोड़ा सहम गया। यार, ये सच है। हां, बिल्कुल सच, बूढ़ा बोलता है और फिर चला जाता है। चारों एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी बेचैनी का माहौल बन गया। देखो, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें हर जगह कही जाती है। आदित्य बोलता है, पर उसकी आवाज में पहले जितना आत्मविश्वास नहीं है। रोहित सहमत होता है। हाँ यार, पुरानी अंधविश्वास की बातें। चल चल, प्लेटफॉर्म से आगे मत सोच। पर समीर अभी भी चिंतित है। यार, लेकिन उस बुजुर्ग की आवाज तो सच लग रही थी ना। विक्रम प्यार से समीर के कंधे पर हाथ रखता है। समीर यार, तुम हमेशा ऐसी चीजों में आ जाते हो। डर तो मन से आता है यार, तो हम मजे लेंगे, खेल खेलेंगे, गाने सुनेंगे, पूरी रात बैठे रहेंगे, कहानियां सुनेंगे। अंततः सब सहमत हो जाते हैं। वे डब्बे की ओर चलते हैं। डब्बा इस तरह एक सामान्य डब्बा लग रहा था, ना बहुत नया ना बहुत पुराना। लेकिन जब वे अंदर घुसते हैं तो उन्हें एक अलग किस्म की ठंडी हवा महसूस होती है। अरे कितनी ठंड है यहाँ, विक्रम कहता है। ऐसी तो चल ही रहा है ना, रोहित कहता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आदित्य ने खिड़की के पास की सीट ली है। विक्रम उसके आगे है। समीर और रोहित पास ही है। ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई है। सब तरफ लोग घूम रहे हैं, अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, सामान रख रहे हैं। तभी एक आदमी आता है, एक बूढ़ा। लेकिन ये बूढ़ा अलग है। वो एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने हैं और उसकी आंखें खाली है। वो बिना कुछ बोले उनके बिल्कुल सामने की सीट पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो बस वहां बैठा है और कुछ नहीं। समीर को अजीब लगता है। यार, इस बाबा की आंखें देखी, कुछ तो अलग है। अरे सब लोग अलग होते हैं ना, रोहित कहता है। पर विक्रम मजाक उड़ाता है। अरे ये तो किसी भूतिया फिल्म का बाबा लग रहा है। देखो, सफेद कुर्ता, सफेद पायजामा, बस हाथ में माला आ जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। सब हंसते हैं पर कोई भी उस बाबा की तरफ नहीं देखता। अब रात 11 बजे ट्रेन शुरू हो जाती है। एक सिटी की आवाज होती है और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगती है। यार, चल कार्ड खेलते हैं, विक्रम उत्साह से कहता है। हाँ बढ़िया है, पर शर्त क्या होगी? समीर पूछता है। हार जाने वाला अगले स्टेशन पर सबको चाय पिलाएगा। रोहित मजाक में कहता है। चारों ने कार्ड निकाले और खेलने लगे। पर वो सफेद कुर्ता वाला बाबा तब भी बैठा था, बस घूर रहा था। घंटों गुजरते हैं। रात गहरी होती जाती है। खेल चल रहा है, गाने बज रहे हैं, हंसी और मजाक चल रहा है। पर अचानक लगभग रात 12 बजे टीटी अंदर आता है। उसके हाथ में गणना करने का डिवाइस और टिकट की सूची है। टिकट देखिए, वो आदित्य से पूछता है। आदित्य अपनी टिकट निकालता है। टीटी उसे देखता है, जांचता है और फिर अचानक रुक जाता है। उसकी नजर उस सफेद कुर्ता वाले बाबा पर पड़ती है। दिल टीटी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीटी की आवाज कांप रही है। बाबा कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। ये डब्बा, तुम्हें इसमें नहीं बैठना चाहिए। प्लीज इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। टीटी लगभग घबराया हुआ बोलता है। क्या हो गया? आदित्य पूछता है।
क्या कोई समस्या है? टीटी एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखता है, फिर कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। कुछ नहीं, बस ये आदमी ये यहां नहीं बैठना चाहिए, पर अब रहने दो। बैठा है तो ठीक है, कृपया सो जाओ। टीटी जल्दी से चला जाता है। डब्बे में फिर से वही चुप्पी आ जाती है। यार क्या हुआ? टीटी को क्या हो गया? समीर सवाल करता है। पता नहीं भाई, शायद उसे कुछ अजीब लगा। रोहित कहता है, विक्रम अभी भी मजाक में है। अरे यार, हो गई बातें, बस गाना चलाते हैं। पर अब पूरी जगह में एक अलग ही माहौल है। सब कोशिश करते हैं सो जाने की, लेकिन समीर को नींद नहीं आती। वो बस खिड़की से बाहर देखता है। अंधेरी रात में ट्रेन दौड़ी जा रही है और पेड़ों की चीखें सुनाई दे रही है। और उस सफेद कुर्ता वाले बाबा को अब तक पता नहीं वो सो गया है या जाग रहा है। रात 1 बजे विक्रम बाथरूम जाने के लिए उठता है। अरे ध्यान रखना, आदित्य कहता है। विक्रम मुस्कुराता है और चला जाता है। समीर अभी भी जागा है। वो सोच रहा है कि क्या कुछ अजीब तो नहीं है। विक्रम बाथरूम से वापस आता है। ओ विक्रम, हो गई तेरी सफाई। रोहित कहता है। विक्रम कुछ जवाब देता है, कुछ बातें करता है, पर समीर को कुछ अजीब लगता है। उसकी आवाज थोड़ी अलग है। समीर जाग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। वो विक्रम को देख रहा है जो अब सीट पर बैठा है, कार्ड को हाथ में घुमा रहा है। विक्रम, तू ठीक है ना? समीर पूछता है। हाँ यार, बिल्कुल। क्यों, क्या लगा? विक्रम जवाब देता है। नहीं, बस तेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। ऐसा लगा जैसे तू कोई और बन गया हो। विक्रम हंसता है। अरे अभी नींद नहीं आ रही, इसलिए ऐसा लग रहा है। बस सो जा यार। आदित्य अभी भी सो रहा है, पर वो बेचैन सो रहा है, उसका शरीर इधर उधर करते हुए। रोहित भी अभी तक जागा है। उसके हाथ में एक किताब है। वो कुछ पढ़ रहा है। दिल 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 उस सफेद कुर्ता वाले बाबा को अब भी कुछ मतलब नहीं है। बस चुपचाप बैठा है। घंटा भर और गुजरता है। अचानक स्टेशन की घंटी बजती है। अगला स्टेशन, अगला स्टेशन। पीटी दीनदयाल उपाध्याय जंगज पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। 10 मिनट के ठहराव के बाद घोषणा होती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है और रुक जाती है। रोहित उठता है। यार, मुझे प्यास लग गई, पानी ले आता हूं। ठीक है, जल्दी आ, आदित्य कहता है, जो अब जाग गया है। रोहित प्लेटफॉर्म की ओर चला जाता है। समीर खिड़की से देखता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ अपने सामान ठीक कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, और एक औरत सफेद साड़ी में रो रही है। समीर को अजीब लगता है। रात के 1 बजे कोई औरत अकेले प्लेटफॉर्म पर क्यों रो रही है? रोहित दिखाई देता है। वो पानी की बोतल लेकर आ रहा था और वो औरत वो रोहित के पास जाती है, मगर समीर सुन नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है, पर वो रो रही है। रोहित, जो सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, उस औरत से कुछ बात करता है। कुछ पल बाद रोहित उस औरत को लेकर ट्रेन में चढ़ता है। यार, ये क्या हो रहा है? विक्रम पूछता है। पता नहीं भाई, शायद कोई समस्या है, आदित्य कहता है और चला जाता है। समीर अभी भी जागा है। वो सोच रहा है कि क्या कुछ अजीब तो नहीं है। विक्रम बाथरूम से वापस आता है। ओ विक्रम, हो गई तेरी सफाई, रोहित कहता है। विक्रम कुछ जवाब देता है, कुछ बातें करता है, पर समीर को कुछ अजीब लगता है। उसकी आवाज थोड़ी अलग है। समीर जाग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। वो विक्रम को देख रहा है जो अब सीट पर बैठा है, कार्ड को हाथ में घुमा रहा है। विक्रम, तू ठीक है ना? समीर पूछता है। हाँ यार, बिल्कुल। क्यों, क्या लगा? विक्रम जवाब देता है। नहीं, बस तेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। ऐसा लगा जैसे तू कोई और बन गया हो। विक्रम हंसता है। अरे अभी नींद नहीं आ रही, इसलिए ऐसा लग रहा है। बस सो जा यार। आदित्य अभी भी सो रहा है, पर वो बेचैन सो रहा है, उसका शरीर इधर उधर करते हुए। रोहित भी अभी तक जागा है। उसके हाथ में एक किताब है। वो कुछ पढ़ रहा है। दिल 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 उस सफेद कुर्ता वाले बाबा को अब भी कुछ मतलब नहीं है। बस चुपचाप बैठा है। घंटा भर और गुजरता है। अचानक स्टेशन की घंटी बजती है। अगला स्टेशन, अगला स्टेशन।
पिटी दीनदयाल उपाध्याय जंगज पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। 10 मिनट के ठहराव के बाद घोषणा होती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है और रुक जाती है। रोहित उठता है, यार मुझे प्यास लग गई, पानी ले आता हूं। ठीक है, जल्दी आ, आदित्य कहता है, जो अब जाग गया है। रोहित प्लेटफॉर्म की ओर चला जाता है। समीर खिड़की से देखता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ अपने सामान ठीक कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं और एक औरत सफेद साड़ी में रो रही है। समीर को अजीब लगता है। रात के 1 बजे कोई औरत अकेले प्लेटफॉर्म पर क्यों रो रही है? रोहित दिखाई देता है। वो पानी की बोतल लेकर आ रहा था और वो औरत वो रोहित के पास जाती है, मगर समीर सुन नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है, पर वो रो रही है। रोहित, जो सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, उस औरत से कुछ बात करता है। कुछ पल बाद रोहित उस औरत को लेकर ट्रेन में चढ़ता है। यार ये क्या हो रहा है? विक्रम पूछता है। पता नहीं भाई, शायद कोई समस्या है। आदित्य कहता है, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं, कुछ गलत है इस जगह पर। वो बाबा, वो ट्रेन, सब कुछ अजीब है। तभी बाबा बोलता है, पहली बार शब्द आवाज छलावा। छलावा सबसे पहले उसमें घुसता है जो सबसे कमजोर होता है। सबकी सांस रुक जाती है। बाबा ने क्या कहा? तुम सब में से एक नकली है क्या? क्या कह रहे हो आप? आदित्य घबराया हुआ पूछता है। मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है, तुम में से एक छलावा है। वो उसमें घुस गया है जो सबसे ज्यादा डरपोक है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। दिल। बाबा की आंखें समीर पर जाती है, या शायद वो दोनों में घुस गया है। शायद तीनों ही नकली हो गए हैं। ये सब क्या है? विक्रम अब थोड़ा गुस्से में है। आप कौन हो और आप ये सब क्यों कह रहे हो? बाबा कुछ नहीं कहता, बस फिर से चुप हो जाता है। आदित्य, यार ये सब क्या है? समीर अब डर गया है। उसकी आवाज कांप रही है। कुछ नहीं है भाई, बस एक पागल आदमी है, तू चिंता मत कर, आदित्य कहता है, पर उसकी आवाज में भी अब विश्वास नहीं है। अगला स्टेशन 5:15 बजे। अगला स्टेशन बरेली जंक्शन। 15 मिनट का ठहराव के बाद फिर से घोषणा, मैं उतर जाता हूं। समीर कहता है, यार मुझे ये डब्बा नहीं पसंद। अरे अभी बस 1 घंटा और है और हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अभी उतर जाने से क्या फायदा? रोहित कहता है, और इस बार रोहित की आवाज सचमुच अलग है। समीर को लगता है कि वह किसी और को सुन रहा है। ट्रेन स्टेशन पर आती है और रुक जाती है। हाँ यार, मैं उतर जाऊं ना? समीर फिर से पूछता है। नहीं, तू मत उतर। आदित्य दृढ़ता से कहता है, कुछ नहीं होगा, बस शांत बैठ। समीर अपनी सीट पर बैठ जाता है, पर वो डर गया है। विक्रम अचानक कहता है, यार तुम सबको पता है, मेरे दादा को भी अजीब अनुभव होते थे। वो कहते थे कि कुछ जगह, कुछ ट्रेनें वो जिंदा होती है। क्या मतलब जिंदा? रोहित पूछता है। मतलब उनमें आत्माएं हैं, भूत, छलावे, और जो सबसे कमजोर होता है उसमें वो घुस जाता है। अरे ये सब बकवास है, आदित्य चीखता है, पर वो घबराया हुआ है। तभी बाबा फिर से बोलता है, ये लड़का विक्रम वो पहले से ही बदल चुका है। जब वो बाथरूम से आया तभी से आप क्या कह रहे हैं? आदित्य डरते हुए पूछता है। और रोहित प्लेटफॉर्म से जब वो आया तब से भी कुछ गलत है। उस औरत के बजाय कुछ और आ गया। समीर का पूरा शरीर कांपने लगता है। आदित्य, यार ये सच तो नहीं है ना? समीर की आवाज अब बहुत कमजोर है। आदित्य विक्रम को देखता है, फिर रोहित को। दोनों अभी भी सामान्य दिख रहे हैं, पर अब आदित्य को भी कुछ अलग महसूस हो रहा है। उनकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक है। ट्रेन फिर से चलना शुरू कर देती है। यार ये सब क्या है? आदित्य कहता है, समीर तू सच कह रहा है ना, या तू बस सबको डरा रहा है? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। देखो उनकी आंखें देख विक्रम हंसता है। अरे क्या बकवास है ये? समीर तू फिल्में देखता है ना, इसलिए तुझे सब में भूत दिख जाता है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। विक्रम और रोहित दोनों अब आदित्य को घूर रहे हैं, जैसे कि वह भी उनकी सूची में है। बाबा फिर से बोलता है, अब छलावा तुम्हें मारने के लिए आएगा, क्योंकि अब तुम जान गए हो।
रात 3 बजे से सब कुछ अलग हो गया है। आदित्य अब विक्रम और रोहित दोनों से दूर बैठ गया है। समीर उसके साथ है पर वो भी घबराया हुआ है। विक्रम और रोहित वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर आदित्य को, यार आदित्य तू क्यों हमसे दूर बैठ गया? विक्रम पूछता है पर उसकी आवाज में अब कोई गर्माहट नहीं है। तुम दोनों कौन हो? आदित्य का सवाल। क्या हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना? रोहित कहता है नहीं, नहीं तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। समीर आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखता है। आदित्य तू भी डर गया। पहले तो तू कह रहा था कि सब ठीक है। पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब सच है, आदित्य कहता है और उसकी आवाज में गहरा डर है। बाबा अब भी चुप है पर उसकी आंखें सब पर है। ट्रेन बहुत तेजी से जा रही है। घटघटाहट की आवाज बहुत तेज है। घंटा भर और गुजरता है, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ सन्नाटा और घटघटाहट। रात 4 बजे मुझे बाथरूम जाना है। समीर अचानक कहता है नहीं तू यही रह मत जा। आदित्य दबाव डालता है पर मुझे जाना है। आदित्य समीर को पकड़ लेता है। अगर तू गया तो तू भी नकली बन जाएगा, जैसे वो दोनों बन गए हैं। समीर एक पल के लिए सोचता है, फिर सहमत हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तभी विक्रम उठता है। विक्रम तू क्या कर रहा है? आदित्य पूछता है। बाथरूम मुझे भी जाना है। नहीं तू पहले से ही कुछ अलग है। विक्रम हंसता है पर वो हंसी बहुत अजीब है, बहुत खतरनाक। मैं कुछ अलग हूं। अरे तुम्हारा दोस्त समीर तो ये सब कह रहा है। और तुम क्या हो? तुम भी असली हो? हाँ मैं असली हूं, आदित्य चीखता है। और मैं नहीं, पर मैं तो वही हूं जो पहले था ना। मुझ में क्या बदल गया? आदित्य सोच में पड़ जाता है। क्या विक्रम सही कह रहा है? क्या विक्रम असली हो सकता है या आदित्य खुद नकली तो नहीं? विक्रम बाथरूम की ओर जाता है। विक्रम रुक जा, रोहित कहता है। अगर तू गया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, विक्रम कहता है और चला जाता है। समीर आदित्य से पूछता है यार विक्रम असली है ना? आदित्य कोई जवाब नहीं देता, वो बस सोच रहा है। कुछ मिनट बाद विक्रम वापस आता है। विक्रम तू ठीक है ना? आदित्य पूछता है। विक्रम अपनी सीट पर बैठता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से ठीक हूं। पर अब कुछ और अलग है। विक्रम की आंखें, उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली है, जैसे किसी ने उसकी आंखों से जीवन निकाल दिया हो। यार तेरी आंखें देख। समीर घबराता है। विक्रम कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा है और फिर वो मुस्कुराता है। एक अजीब मुस्कान। तुम सबको यहां से निकलना है ना? विक्रम कहता है। हाँ। आदित्य कहता है पर यहां से कोई नहीं निकलेगा। क्यों? समीर पूछता है। क्योंकि हम सब यहां हैं और हम सबको कंपनी चाहिए। कौन? हम हैं, आदित्य पूछता है। विक्रम अपनी उंगली सामने की ओर इशारा करता है। सामने बैठा बाबा अब उठ गया है और वो अब एक अलग ही दिख रहा है। उसका चेहरा पीला है, उसकी आंखें काली है, बहुत काली, और उसके पास से एक अजीब किस्म की ठंडी हवा आ रही है। मैं छलावा हूं। मैं बहुत समय से इस ट्रेन में हूं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, पर सब यही रह गए। बाबा की आवाज। अब वो बाबा की आवाज नहीं है, कुछ और है। कुछ बहुत पुरानी, बहुत गहरी, बहुत अंधकार में आवाज। तुम्हारा दोस्त विक्रम अब मेरा है और रोहित भी जल्दी ही मेरा हो जाएगा। नहीं, आदित्य चीखता है। ये सब क्या है? ये नकली है, ये सब मन का खेल है। पर उसकी आवाज में विश्वास नहीं है। अचानक ट्रेन का ब्रेक लग जाता है। अगला स्टेशन लखनऊ जंक्शन। 20 मिनट के लिए ट्रेन रुक जाती है। मैं यहां से भाग जाता हूं, आदित्य कहता है और उठ खड़ा होता है। अरे अभी मत जा, समीर कहता है। अगर तू अभी गया तो तुझे भी कुछ हो सकता है, पर यहां रुकना तो मौत है शायद। पर बाहर भी पता नहीं क्या है। आदित्य रुक जाता है, उसे लगता है कि समीर सही कह रहा है। तभी रोहित उठता है। रोहित तू क्या कर रहा है? आदित्य पूछता है। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है।
मुझे लगता है कि मैं भी रोहित रुक जाता है। उसके चेहरे पर पसीना है। मैं भी नकली बन रहा हूं। हाँ, वो नकली बन रहा है। उसकी आंखें अब खाली नहीं हैं, बल्कि एक अलग किस्म की भावना से भरी हुई है। एक गहरी शीत अंधकार में भावना। नहीं रोहित, तू मेरा दोस्त ना। तू मुझसे लड़, इसके खिलाफ लड़। आदित्य प्रार्थना करता है। रोहित हंसता है। मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, अब मैं कुछ और हूं। और फिर रोहित विक्रम के पास बैठ जाता है। अब दोनों एक जैसे हैं। अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं। उन दोनों की आंखें अब आदित्य को घूर रही है। आदित्य विक्रम कहता है, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, आदित्य चीखता है। हाँ, तुम भी आओगे, या तो अपने आप या हम तुम्हें ले जाएंगे। आदित्य समीर के हाथ को पकड़ता है। चल चल, हम यहां से जाते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोनों दौड़ते हैं। ट्रेन के डिब्बे के बाहर निकलते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत वीरान है। कोई आदमी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा और कहीं दूर, कहीं बहुत दूर एक आवाज, वापस आओ आदित्य, वापस आओ। ये विक्रम की आवाज है, और रोहित की, और बाबा की, और कोई और बहुत सारी आवाजें। वापस आओ, तुम हमारे साथ हो, तुम हमेशा से हमारे साथ हो। आदित्य को लगता है जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। समीर दौड़ और दौड़। आदित्य चीखता है। समीर और आदित्य दोनों दौड़ते हैं, प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से, हर चीज से। पर फेयरफुल फेस पर जब वो दूर भाग जाते हैं तो वो फिर से ट्रेन के डिब्बे के सामने आ जाते हैं। क्या हम कहाँ हैं? समीर घबराता है। हम तो भाग गए थे ना। पर वो दोबारा वही है, डब्बा S13 के सामने, और अंदर से एक आवाज, तुम कहीं नहीं जा सकते। ये ट्रेन बंद कर दी गई है। ये कभी रुकती नहीं, ये हमेशा चलती रहती है। ये बाबा की आवाज है, पर अब जरा भी बाबा जैसी नहीं। तुम्हारे दोस्त अब हमारे हैं, और अब तुम भी हमारे हो। दरवाजा खुल जाता है, और अंदर से विक्रम, रोहित और वो सफेद कुर्ता वाला बाबा सब बाहर आते हैं। उनकी आंखें सब काली है। बहुत काली नहीं, नहीं। आदित्य चीखता है। वो समीर को पकड़ता है और फिर से दौड़ता है। इस बार वो स्टेशन से दूर शहर की ओर दौड़ता है। पर हर जगह सन्नाटा है। कोई लोग नहीं, कोई आवाजें नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। और दूर से ट्रेन की सीटी पियू पियू। ट्रेन फिर से चलना शुरू हो चुकी है। समीर आओ, हम भाग जाएं। आदित्य चीखता है। समीर की आवाज नहीं आती। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। समीर वो वही खड़ा है स्टेशन पर। समीर, तू क्या कर रहा है? दौड़, मैं नहीं दौड़ सकता, समीर कहता है। और जब आदित्य समीर के करीब जाता है तो उसे समीर की आंखें दिखती है। काली आंखें, बहुत काली। समीर, तू भी? समीर हंसता है। मैं तो शुरू से ही नहीं था, मैं हमेशा से यही था। तुम्हारे साथ नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर सबसे असली था। समीर सबसे डरपोक था। हाँ, ये सच है, पर छलावा सबसे पहले डरपोक में ही घुसता है, और जब वो डरपोक बन जाता है तो वो बाकी सबको बदल देता है। तो सब कुछ झूठ था, सब कुछ एक छलावा था। सब कुछ नहीं, पर ज्यादातर। और अब तुम भी हमारे साथ आओगे। समीर आदित्य की ओर हाथ बढ़ाता है। आदित्य भागता है फिर से, पर इस बार वो जहां भी जाता है वो ट्रेन को ही देखता है। डब्बा S13, मैं उतर जाऊंगा। आदित्य कहता है, पर कहां उतरोगे? एक आवाज, ये तो एक ही डब्बा है। ये ट्रेन सिर्फ यही एक डब्बा है। आदित्य देखता है, हर जगह, हर तरफ सिर्फ डब्बा S13। आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब कुछ। डब्बा S13। आदित्य की चीख निकलती है, एक ऐसी चीख जो अंधेरे को चीर देती है। आदित्य अब हार मान गया है। वो डब्बे के अंदर वापस चला आता है। विक्रम, रोहित, समीर सब वही बैठे हैं। वही सामान्य पोजीशन, वही सामान्य जगह, पर कुछ भी सामान्य नहीं है। सबकी आंखें काली है। सबके चेहरों पर एक अलग किस्म की शांति है। शांति नहीं, शून्यता। आदित्य, बैठ जा, अब कहीं नहीं भागना है।
विक्रम कहता है। आदित्य बैठ जाता है। वो पूरी तरह टूट चुका है। तुम सब कौन हो? असल में बाबा खड़ा होता है। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल गया है। मैं उस आदमी का नाम बताओ जिसका नाम अब किसी को नहीं पता। क्या? आदित्य पूछता है। मैं 1947 में इस ट्रेन में चढ़ा था। भारत के बंटवारे के समय मेरे परिवार के साथ हम दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, लेकिन ये ट्रेन कभी लखनऊ पहुंची ही नहीं। एक हमला हुआ, डब्बा S13 में सबको मारा गया, मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको। और जब हम मर गए तो हम यही रह गए, इसी डब्बे में हमेशा के लिए। आदित्य को अब समझ में आने लगता है। तो तुम सब भूत हो? भूत नहीं, हम भूत नहीं हैं, हम छलावे हैं। वो आत्माएं जो ना स्वर्ग में जा सकी ना नरक में, जो इसी बीच में फंस गई। और अब हम अकेले नहीं रहना चाहते। बाबा विक्रम को पकड़ता है। ये लड़का अब हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। विक्रम की आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल दी हो। और ये बाबा रोहित की ओर इशारा करता है। ये भी? और समीर? आदित्य पूछता है। समीर कभी आया ही नहीं था। समीर तो बस एक छलावा था जो मैं बनाया था, तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारे दोस्तों को कंफ्यूज करने के लिए, और ये काम आसानी से हो गया। आदित्य को अब सब कुछ स्पष्ट दिख जाता है। समीर एक भ्रम था, सिर्फ एक धोखा। विक्रम और रोहित, वो अब असली नहीं रहे, वो बस शरीर है। खाली शरीर तो मैं अब क्या हूं? मैं भी नकली बन गया। आदित्य पूछता है। नहीं, तुम अभी भी असली हो, पर तुम अब एकमात्र बचे हो, और अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे मारेंगे? नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें अपने जैसा बना देंगे, तुम्हें आत्माओं का हिस्सा बना देंगे। तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। इसी डब्बे में आदित्य की पूरी शरीर कांपने लगता है। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं अपना घर जाना चाहता हूं, मैं अपना परिवार देखना चाहता हूं। तुम कभी घर नहीं जा सकते, बाबा कहता है, और उसका चेहरा और भी काला हो जाता है। तुम यही रहोगे। बाबा आदित्य की ओर बढ़ता है। तभी ट्रेन की घंटी बजती है। अंतिम स्टेशन दिल्ली जंक्शन घोषणा होती है। ट्रेन धीमी हो जाती है और फिर रुक जाती है। ये दिल्ली है, पर हम तो लखनऊ जा रहे थे ना। आदित्य घबराता है। ये दिल्ली ही है, ये हमेशा दिल्ली ही रहती है। बाबा कहता है, ये ट्रेन कभी दिल्ली जंक्शन से आगे नहीं जाती, ये सिर्फ दिल्ली से लखनऊ तक जाती है। पर रास्ते में कुछ लोग हमारे साथ आ जाते हैं। बाहर प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग, और सबकी आंखें काली हैं। वो सब? आदित्य पूछता है। वो सब भी? हाँ, वो सब भी छलावे के साथ है। वो सब भी इसी ट्रेन की कहानी है। आदित्य को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये एक अनंत लूप है। ये सब यात्री बार बार आते हैं, उनमें छलावा घुसता है, और फिर वो यही रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सब 1947 से चल रहा है। 78 साल से आदित्य को लगता है कि उसका दिल रुक गया है। 78 साल, और अब तुम भी इसी लूप का हिस्सा बनोगे। बाबा आदित्य को पकड़ता है। उसका हाथ ठंडा है, बहुत ठंडा, हिमालय से भी ज्यादा ठंडा। आदित्य की चीख निकलती है। वो संघर्ष करता है, पर उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों में एक गहरी काली परछाई दौड़ी आती है, और फिर सब कुछ काला हो जाता है। 5 मिनट बाद डब्बा S13 में अब एक नया दृश्य है। 3 लड़के बैठे हैं, विक्रम, रोहित और एक नया लड़का जिसके नाम पर अब किसी को याद नहीं है। उसके आंखें काली है, और सामने बूढ़ा आदमी बैठा है, सफेद कुर्ता पायजामा में। अब सुनते हैं अगली कहानी। बरसात की फुहारों से भीगी मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। ये वही मौसम था जब हर साल माधवपुर गांव के लोग जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं जैसे ही शाम ढलती, खेतों की ओर से कोई अजीब गुनगुनाहट सुनाई देने लगती थी, जैसे कोई औरत धीमी आवाज में किसी को पुकार रही हो। माधवपुर एक शांत गांव था, लेकिन उसके ठीक पीछे फैले उजाड़ खेतों का जिक्र कोई नहीं करता था। गांव के बच्चे तक वहां खेलने नहीं जाते थे।
बुजुर्ग कहते थे कि उस जमीन पर एक अधूरी शव यात्रा की आत्मा भटकती है। बरसों पहले बारिश में बने कीचड़ में किसी की लाश गुम गई थी और कभी मिल नहीं पाई। इसी गांव में रहता था राघवन, एक 23 साल का किसानी लड़का जो डर जैसी बातों पर हंस देता था। उसके पिता खेतों से जुड़ी पुरानी बातों को सिर्फ अंधविश्वास कहते थे। राघवन का घर खेतों के ठीक किनारे था। हर रात मिट्टी की गंध, हवा की आवाज और कहीं दूर से आती सीती जैसी सरगोशी उसका रोज का साथी बन गए थे। एक रात जब वो देर तक खेतों में पानी की मोटर बंद करने गया, उसने एक औरत को देखा। आधी धुंध में आधी रोशनी में, लाल साड़ी में बाल खुले हुए वो बस खड़ी थी। पानी की लहरों में उसका चेहरा धुंधला पड़ गया। राघवन ने नजर झपकाई तो वो गायब थी। घर आकर उसने अपनी मां कमला देवी को बताया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। बोली, तू खेत के उस पार गया था क्या? राघवन ने सिर हिलाया। कमला ने धीरे से कहा, वहां फसल नहीं उगती बेटा, वहां कोई लौट कर नहीं आता। उस रात छत पर राघवन ने फिर वही आवाज सुनी, एक धीमी छुवन जैसे कोई नाम ले रहा हो। राघवन। उसने आंखें खोली। खिड़की के बाहर काले खेत थे। राघवन उस रात अपनी खिड़की के बाहर ताजा दिख रहे पैरों के निशान देखकर हक्का बक्का रह गया था। अगले कुछ दिनों में खेतों की ओर से आती आवाजें और भी तेज होने लगी, जैसे कोई दुखी आत्मा उसके नाम की पुकार कर रही हो। राघवन राघवन गांव वाले उसे चेतावनी देते, वो खेत मत जाना रात को वरना वापस नहीं आएगा। पर राघवन की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो पूछता रहा कि वो आवाज कौन भेज रहा है और क्यों उसे बुला रही है। उसने अपनी दादी से उस खेत से जुड़ी पुरानी कहानियां सुनी। एक भयानक श्राप जो उस जमीन पर सदियों पुराना था। दादी ने बताया कि कई साल पहले एक दुल्हन की मौत वहां हुई थी, जिससे उसकी आत्मा अधूरी शांति के लिए हर बरसात में अपने घर लौटने की कोशिश करती है। वो अपने आसपास के लोगों को खेत में आने से रोकती है, वरना वह अपने साथ ले जाती है। राघवन ने ठाना कि इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले बरसात की रात वो लेकर आया पुराना दीपक और गांव के ही एक पुजारी के आशीर्वाद के साथ खेतों की ओर चल पड़ा, जहां खेतों की सरगोशी एक बार फिर से सुनाई दी, धीरे धीरे जैसे कोई करीब आता जाए। खेत के बीचों बीच उसे लाल साड़ी में एक छाया नजर आई। राघवन ने हिम्मत जुटाई और उस ओर बढ़ा। तभी उस छाया ने उसकी तरफ देखा। मैं वापस जाना चाहती हूं, वो आवाज फुसफुसाई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राघवन ने उस रात जो देखा और सुना, उसने उसकी सोच बदल दी थी। खेतों की उस आत्मा ने उससे एक अनकहा अधूरा दर्द बांटा था। उसने बताया कि दरअसल वो मीरा नाम की लड़की की आत्मा है, जिसकी शादी के ठीक दिन ही एक दुष्ट गांव वाले ने उसकी हत्या कर दी थी। उस वक्त की गैरन इंसाफी और उदासीनता ने उसे उस खेत में कैद कर दिया था, जहां से वो अब तक अपनी जिंदगी की आखिरी भीगी हुई यादों से जकड़ी हुई थी। राघवन ने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने बताया कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है, जो उस दिन से जारी है जब मीरा की हत्या हुई। उन्होंने कहा जिन्होंने इस श्राप को बनाया है वे अब भी कहीं गांव के आसपास छुपे हुए हैं, और ये श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई उसकी अनकही कहानी जिंदा रखे। पंडित हरिदास ने एक प्राचीन मंत्र की किताब खोली और बताया कि श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, जिसे पूरा करने में गांव के पुराने मंदिर, पैरों की छाया और मीरा के घर तक जाना होगा। ये रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन अगर वो ये काम खत्म कर लेगा तो मीरा की आत्मा को शांति मिलेगी। राघवन ने अपने हौसले को मजबूत किया। वो जानता था कि ये जंग सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की उन कहानियों और यादों के लिए भी थी जिनसे उनके अतीत जुड़े थे। राघवन ने अपने घर से निकलकर पुराने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। वो मंदिर गांव के बाहर घने जंगल के बीच में था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। मंदिर की दीवारें पुरानी थी और उनकी हर दरार में
किसी रहस्यमयी घटना की कहानी छिपी थी। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो पुजारी ने उसे प्राचीन मंत्र और अनुष्ठान के बारे में बताया, जिनसे मीरा की आत्मा को शांति मिल सकती है। पुजारी ने चेतावनी दी कि मंदिर के नीचे गुफा है जहां प्राचीन रहस्य दफन है और वहां कदम रखते ही अजीब आवाजें आने लगेंगी। राघवन ने हिम्मत दिखाते हुए उस गुफा में प्रवेश किया। अंधेरा, ठंडी हवा और कहीं से आती फुसफुसाहटें उसकी हिम्मत पर काबू पाने लगी। अचानक उसे एक पुराना पत्र मिला जिसमें मीरा के परिवार की कहानी और उस दिन की आखिरी घटनाएं लिखी थी। जैसे ही उसने उस पत्र को पढ़ा, मंदिर की दीवारों पर छाया नाचने लगी और मीरा की आत्मा प्रकट हुई। राघवन ने मंदिर के गुफा से मिली पुरानी किताबों और पत्रों से सब कुछ समझा। मीरा की आत्मा न केवल अपने दुख से जकड़ी थी, बल्कि उस दिन हुई त्रासदी के बदले के लिए भी प्यास थी। गांव में छुपे वास्तविक अपराधी अभी भी उसके श्राप की छाया में जी रहे थे। राघवन ने सबको जागरूक करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर मीरा की कहानी सच्चाई समेत बताई। लोगों ने पाया कि वे भी उस समय की अन्याय की चुप्पी में शामिल थे। जैसे जैसे उसके शब्दों ने गांव में हलचल मचाई, मीरा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन सा हिस्सा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। तब तक के लिए गुड नाइट और सावधान रहना।